पुलिस कॉन्फ्रेंस साइबर क्राइम यूनिट गोवा पुलिस ने एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रयासों से 549 इंडियन सिटीजन्स को थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं, वहां से रेस्क्यू करके लाया गया। उसमें से एक सिटीजन गोवा का था। वो जब गोवा पहुंचा, उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहां पे फिर वहां से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया। और इसमें मैं साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की ये तारीफ करना चाहूंगा कि काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ऑरिजिन का है, और उसकी एलओसी भी तत्काल खुलवाई। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने जिस दिन एलओसी खुलवाई उसी दिन शाम में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। अगर वो एलओसी उसको नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर, और बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य है। तो ये इसमें है, और इसमें अभी तक जो चीजें सामने निकल के आई हैं, डिटेल्स मैं एसपी साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट करूंगा, बाद में आपको शेयर करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे जो चीज निकल के आई है कि एक एजेंसी है बॉम्बे में जो एमयू के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी, जिसमें जॉब का झांसा देकर उनको कि आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हजार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था। और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, और वहाँ से साइबर फ्रॉड के तमाम किस्म के जो है धंधे वहाँ से चलते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और जो इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल के आई है, वो उसमें ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए वो मॉडल्स या महिलाओं को जो है तैयार रिक्रूट करना चाह रहे थे, जिसमें हनी ट्रैपिंग का भी उनकी प्लान थी कि उस तरीके से हम, आपको मालूम है कि साइबर फ्रॉड में हनी ट्रैपिंग भी अक्सर ये किया जाता है एक्सटॉर्शन के तौर पे, और उस तरह का भी एक इसमें एंगल निकल के सामने आ रहा है। और एक और चीज जो सामने अभी तक आई है, जिसके ऊपर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कि इनकी प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान, नेपाल और बाकी भी कुछ कंट्रीज इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे इस तरह से साइबर फ्रॉड के कॉल सेंटर्स ये स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। जहाँ तक जो कजाक नेशनल है उसका जो रोल सामने आया है, तो बेंगलुरु आया था, 5 दिन तक रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे लॉजिस्टिकल जो तैयारियां होती हैं इस तरह के कॉल सेंटर वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए, बिल्डिंग हायर पे लेना और बाकी राउटर और तमाम चीजों की खरीद फरोख्त, इस सब तरह की उसका रोल इस तरह का है। प्लस रिक्रूटमेंट में किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करना है, इसमें एक गाइडिंग फोर्स का काम करना है। इन तमाम चीजों तक हम अभी तक पहुंचे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ह्यूज इन्वेस्टिगेशन है और अभी ये आगे कई दिनों तक चलेगा ताकि इसमें हम लोग बॉटम तक पहुंच सकें। बाकी डिटेल्स के लिए मैं एसपी साइबर क्राइम श्री राहुल गुप्ता को आमंत्रित करता हूं और उनकी टीम को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा कैच किया है, जिसमें आगे काफी इन्वेस्टिगेशन में और भी चीजों का खुलासा हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मीडिया फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने बताया, उसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। आज एक पहले जो हमने I4C के थ्रू हम जो दिल्ली से एक लड़के को हम लेके आए थे जो रेस्क्यू हुआ था म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर से, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्क्यू कराया था, तो उससे हमको पता चला कि उसका रिक्रूटमेंट एक एजेंसी के थ्रू होता है जो कि ऑनलाइन उसको मिलता है, और उसको 60,000 रुपये पर मंथ बोल के ये जॉब दिया गया था, और उसको उसके टिकट्स वगैरह बुक कराए गए थे, उसको वीजा परमिट दिया था उसी एजेंसी ने, और उसको थाईलैंड भेजा था। लेकिन थाईलैंड के बाद उसको फिर इस तरीके के साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर में डाल दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की तो पता चला कि
बेस्ड ऑन द जो ईमेल का इनकी कॉन्वर्सेशन हुई आपस में या व्हाट्सएप पे जो कॉन्वर्सेशन हुई उससे हमको आईपीज वगैरह ये सारी चीजें टेक्निकल हमने एनालिसिस किया और उससे हम एक बेंगलोर बेस्ड एक लड़के के पास पहुंच पाए। उसका नाम था आदित्य रामचंद्रन। तो आदित्य रामचंद्रन ने बताया कि वो एक इवांका ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके एक आदमी है रूप नारायण गुप्ता, उसके लिए काम करता है। तो ये दोनों मिलके अभी तक समझ में आया कि 4 से 5 लोगों को भेज चुके थे थाईलैंड, कंबोडिया। लेकिन उसके अलावा रूप नारायण अपने आप में एक बहुत स्टैब्लिश्ड वहां पर रिक्रूटमेंट एजेंट है, लेकिन जो कि अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट है, जो कि दुनिया की काफी कंट्रीज में ऐसे लोगों को भेजता है। लगभग 100 से ऊपर लोगों को उसने अभी तक भेजा है। लेकिन थाईलैंड, कंबोडिया का अभी तक इतना समझ में आया हमको। तो अभी इन दोनों का ये रोल था कि रिक्रूटमेंट करते थे। अब उसमें भी जब इंटरव्यूज वगैरह लेते थे ये लोग, तो थाईलैंड के किसी लोग आदमी के साथ या फिर फिलीपींस के नेशनल के साथ ही मिलकर एक ऑनलाइन जूम कॉल सेटअप करते थे। उसमें जिस भी आदमी को ये लोग बाहर भेजना चाहते हैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था कि उसकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, इंग्लिश कितनी आती है, हिंदी कितनी आती है, लिंग्विस्टिक टेस्ट वगैरह लेके फिर उसको ये लोग भेजते थे। तो ये दोनों का काम था कि पहले रिक्रूटमेंट करेंगे और उसको वहां भेजेंगे। अब इसमें एक तीसरा आदमी का नाम हमको समझ में आया कि जब हमने आदित्य रामचंद्रन को पकड़ा तो उसने बताया कि हमारा एसोसिएट है जो कि कजाक नेशनल है, जो भी मेरे साथ यहाँ पे आया था, अभी 4-5 दिन मेरे साथ रहा था बैंगलोर में। तो हमने उससे पूछा कि वो क्या करने के लिए आया था, तो वो उसका समझ में आया कि ही इज सॉर्ट ऑफ एन एसोसिएट जो कि इन सब कामों में देखता है और जो थाईलैंड वाले एंड पे या फिर फिलीपींस वाले एंड पे किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना है चीजें, वहां पे सेटअप कैसा होगा, उस सब में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसकी प्लानिंग ये थी कि वो इंडिया में भी इस तरह का कॉल सेंटर सेटअप करेगा। उसके लिए उसने राउटर वगैरह खरीदा और लोगों से बात भी की कि मुझे बिल्डिंग चाहिए कुछ 8 फ्लोर की, 10 फ्लोर की, जिसमें 1000-1200 लोग भी मुझे लगेंगे जिनको मैं हायर करके वहां बिठाऊंगा। तो ये सब बातें उसने की हैं आदित्य रामचंद्रन से। उस चाइनीज नेशनल का नाम जो था, चाइनीज ओरिजिन का आदमी है और कजाक नेशनल है, उसका नाम था नुलाक्षी कालानीति, 22 साल का है ये भी आदमी। और इसके पास से हमको और भी कंट्रीज के साथ दुबई का भी रेजिडेंट कार्ड मिला है और चाइना का भी एक कार्ड मिला है। तो इसकी मल्टीपल कंट्रीज में इसका लेना देना है। कजाक नेशनल है बट तीनों कंट्रीज में इसका एक्सेस है, दुबई, चाइना एंड कजाकिस्तान। उसके अलावा इसी वीजा को लेके इसने आगे प्लान किया था कि ये जापान और साउथ कोरिया में भी जाएगा। अपने जो इसका जो वीजा एजेंट है उससे बात कर रहा था कि जापान, साउथ कोरिया का मेरा वीजा लगवा दो, वहां भी शायद इसको सिमिलर काम करना होगा। तो एक बहुत ही एक बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क अपने आप में आपको जैसे कई बार हमने बताया कि बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स, दीज आर द मेन थिंग्स फॉर साइबर फ्रॉड्स। तो इन्होंने बैंक अकाउंट रेंट का भी ये लोग काम करते हैं। इनके टेलीग्राम पे हमने मैसेजेस देखे तो वो मैसेजेस में इन्होंने लोगों को बोला है कि हमको बैंक अकाउंट रेंट पे चाहिए, इस तरीके के बैंक अकाउंट, इस बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट। उसके अलावा सिम कार्ड भी ये लोग रेंट पे मांगते हैं। तो होता क्या है, ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड को ये लोग बाहर बेचते हैं और वहां पे ये सारी चीजें यूज की जाती हैं और साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो इनके थ्रू फंडल किया जाता है। क्योंकि आपको बैंक का ट्रांजेक्शन करना तो ओटीपी लगता है, तो सिम कार्ड भी चाहिए, तो उसके ओटीपी और ये बैंक अकाउंट के साथ मिलकर ये पूरा साइबर फ्रॉड एंड टू एंड करते हैं। तो ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड तो एक बात होगी, दूसरा फिर रिक्रूटमेंट, पूरा साइबर कॉल सेंटर का सेटअप, ये सारी चीजें ये पूरा गेम करता है। और हमने इसको मतलब पकड़ के काफी सारी चीजें प्रिवेंट भी की हैं और आगे इससे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से ये इंडिया में ये ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है और इसकी हम डेप्थ तक पहुंच पाएंगे। हमारी साइबर क्राइम की टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। मैं उसका बस नाम बताना चाहूंगा कि पहले हमने जब केस रजिस्टर किया तो पीआई दीपक पेडनेकर की इसमें एज एन आईओ ही रजिस्टर्ड द केस। उसके बाद पीएसआई मंदा देसाई, पीसी यश कोले एंड पीसी शशांक गौड़े, ये बैंगलोर में जाके इन्होंने सबसे पहले आदित्य रामचंद्रन को पकड़ा। उसके बाद नुलाक्षी कालानीति को जो दिल्ली एयरपोर्ट से हम लेके आए थे, वो पीएसआई सर्वेश सावंत एंड सिद्धरमैया, ये पुलिस कांस्टेबल सिद्धरमैया। उसके बाद रूप नारायण गुप्ता, जिसको भी हमने कल ही अरेस्ट किया मुंबई से, उसमें हमारा पीएसआई शर्विन डिकोस्टा, पीसी अक्षय प्रभु एंड पीसी यश कोले, इन्होंने मिलकर काफी अच्छा काम किया। और इसमें हमारे जो एएसपी साइबर क्राइम है अक्षर आयुष, इन्होंने सुपरवाइज किया इस पूरे ऑपरेशन को और आगे भी हम कंटिन्यूसली इस पर करते रहेंगे। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, जैसे जैसे लोग अरेस्ट होंगे, वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते हैं। उसको दिल्ली एयरपोर्ट से, वो दिल्ली इमिग्रेशन पे उसको रोका गया था, उसका हमने एलओसी खुलवाया। जैसे ही हमको बेसिक डिटेल पता चली कि उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, हमने उसका तुरंत एलओसी खुलवा दिया और उसी रात को पकड़ा गया, क्योंकि उसी रात को भागा था।
He was talking to people. It is still under investigation. Bangalore, Delhi, different parts of country. सर ये रिक्रूटमेंट का जो इनका चल रहा है ये सारा ऑनलाइन है या कोई एजेंट वगैरह की और जुड़ा एजेंट्स का नेटवर्क है और ऑनलाइन ये स्काउट करते हैं, दोनों चीजें हैं। सर गोवा में बहुत ऐसे एजेंट हैं जो कि उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या? गोवा में भी फ्रॉड हो चुके हमने हैं। भी सर की डायरेक्शन में हमने कई बार रिक्रूटमेंट एजेंट्स के को पकड़ा है जो कि इलीगली चला रहे हैं अपनी एजेंसी और जो कि अनरजिस्टर्ड है। इनफैक्ट हमने परसों ही साइबर क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर किया जिसमें एक साउथ गोवा बेस्ड एक हमने आदमी को जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई है क्योंकि उसने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया था। इसके पहले भी हमने और भी लोगों को ऐसे अरेस्ट किया है, केस रजिस्टर किया है। कई बार हमने एडवाइजरी जारी की है। जब भी कोई आदमी रेस्क्यू होकर वापस आता है, जब भी साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर से कोई भी आदमी वापस आता है तो हमने ये पाया है कि वो अनरजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही गया है। पहले क्राइम ब्रांच में एक लास्ट ईयर भी केस रजिस्टर किया था साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर के रेस्क्यूड आदमी को, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया। तो ये कार्रवाई चलती रहती है कंटिन्यूसली। इनफैक्ट हमने डिस्ट्रिक्ट एसपी और बीट स्टाफ सबको पीआईज को कई बार हमने ब्रीफ किया है कि आप जा के चेक कीजिए आपके एरिया में जो भी रिक्रूटमेंट एजेंट है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो अनरजिस्टर्ड एजेंट उनका पहले का रिकॉर्ड है, उनका वेरीफाई किया है कि ये और कहाँ चल रहा है या नहीं? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। सर एक डीजी सर से मेरा सवाल है सर ये जो सारे केसेस हैं सिर्फ गोवा तक लिमिटेड नहीं है, कई विक्टिम जैसे बुलाए भी गए हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री से कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है सर? क्योंकि ये लार्जर इशू है, सिर्फ गोवा तक लिमिटेड नहीं है। ये इमीडिएटली जैसे ही इस केस पे हमने काम करना शुरू किया तो I4C जो MHA की टास्क फोर्स है साइबर क्राइम से निपटने के लिए, उसमें यूजुअली उनसे हमें बहुत सहयोग मिलता है। बहुत चीज़ों में ब्रेक थ्रू उनके जो इंसाइट्स होते हैं और इनपुट्स होते हैं उनसे हमें मिलता है। तो उनसे लगभग तकरीबन हर केस में हमें मदद मिलती है और इस केस में भी उनसे मदद मिली है और आगे भी इसमें जो सेंट्रल एजेंसी है उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है ताकि अगर कहीं से हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर एजेंसी की मदद से अगर इसमें कोई इनपुट्स आ सकते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है तो वो प्रयास जारी है और वो एजेंसी के साथ बात कर सकते हैं। अभी तक कितने पकड़े हैं सर? 3 या 4? 3 लोग अरेस्ट और और हो सकता है अभी कंटिन्यू। कोई विक्टिम गोवा का है इसमें? हाँ, वही जो एक आदमी आया था उसी के बेसिस पे एफआईआर हमने शुरुआत ही नहीं से की। गोवा का आदमी रेस्क्यू होकर वापस आया, उसने जो हमको बताया उसके बेसिस पे हमने एफआईआर रजिस्टर की। गोवंस ऑल्सो मे बी इन्वॉल्व इन दिस। अच्छा, इसमें अभी तक ये सामने नहीं आया। और विक्टिम हो सकते हैं गोवा से? हाँ, हो सकते हैं बट अभी तक कोई सामने नहीं आया। हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं, अब इनके हम डेटाबेस वगैरह चेक करेंगे, उसमें कुछ मिलता है। So what is the advice for the people to identify the fake agent? हाँ, ये हमेशा मैंने कई बार बताया है कि MEA की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसी की PDF है, मैं PDF आपको अभी ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि गोवा बेस्ड 9 रिक्रूटमेंट एजेंट है, सिर्फ 9 रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंट है तो वो इलीगल है। और ये रिक्रूटमेंट एजेंट जो 9 है वो भी अपनी ब्रांचेस नहीं चला सकते, उनका एक ही ऑफिस होगा। ये MEA के उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब ये लोग लाइसेंस लेते हैं तो उनको क्लियरली बोला जाता है। और अभी हमने जिसको अरेस्ट किया उसने बोला कि हमने उससे पूछा कि आपने लाइसेंस क्यों नहीं ले रखा एजेंसी का, तो वो बस उसने नहीं लिया हुआ बस लाइसेंस। एक प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स करके MEA के अंडर में डिपार्टमेंट है और उनका बेंगलुरु में ऑफिस है जिसका गोवा में बेस्ड है और उनके साथ हमारा कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन रहता है। यहाँ पे वर्कशॉप्स भी पुलिस ऑफिसर्स के और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वो रखते हैं। और कभी भी अगर कोई किसी को रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर शक होता है या सबसे पहले तो अगर 9 रजिस्टर्ड एजेंसी जो गोवा में इसके अलावा अगर कोई कहता है या वादा करता है तो उसमें इमीडिएटली आदमी को सावधान होना चाहिए। और ऐसे अनऑथराइज्ड एजेंट्स के माध्यम से जब भी अगर आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई धोखा होने की हमेशा संभावना है। तो इसीलिए जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उसकी बाकायदा जैसे बताया अभी इसकी साइबर क्राइम का लिस्ट अवेलेबल है, उन्हीं के माध्यम से मांगना। शॉप डालने के लिए, बोर्ड भी डालने के लिए लोकल बॉडी से परमिशन मांगी, तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इसको हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे सारी एजेंसी से जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं इस तरीके का सेटअप करने में, तो उनसे हम ये एडवाइजरी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे, ये चेक जरूर किया जाए कि उनके पास लाइसेंस है। दूसरी चीज मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जॉब्स के लिए अगर आपको किसी ने कॉन्टैक्ट भी किया है और वो जॉब अगर इस तरीके की है कि वो थाईलैंड एंड कम्बोडिया में लेके जाएंगे आपको
और वहाँ पे आपको 60,000 रुपये देंगे और आपका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, फूड अकोमोडेशन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको महीने में 2-3 बार छुट्टी देंगे और आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस भी वो बियर करेंगे। बट वहाँ पे काम आपको करना है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, फोन पे आपको बात करनी है लोगों से। तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि सबकी प्रोफाइल ऐसी है, सारे साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर और उसके पीछे रिक्रूटमेंट के एड्स होते हैं वो सब इसी तरीके के। तो ये रिक्रूटमेंट ऐड अगर आपको कोई दे रहा है, ये सब बता रहा है, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, तो उस पर जरूर शक करने की जरूरत है और डबल वेरीफाई कीजिए। ऐसा जॉब अगर कोई है तो वो मोस्ट लाइकली लीगल होगा। सर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होता है, एयरपोर्ट में सब चेक करते हैं, ये कैसे छूट जाते हैं और लैप्सेस है आपके सिक्योरिटी में एयरपोर्ट या कौन सब सी? जगह? जैसे? नहीं, एयरपोर्ट भी चेक करते हैं, पासपोर्ट वगैरह सब चीजें चेक करते हैं, उस वक्त ये कैसे किसी को अगर बाहर जाने तो वो जा ही सकता तो है, बाकायदा वीजा लग के जाता है। वीजा लग के जाता है। काम इलीगल कर रहा है वहाँ पे, काम इलीगल कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है और वहाँ पे क्राइम नहीं कमिट कर रहा है। वहाँ पे जाने के बाद क्या कर रहा है वो एयरपोर्ट पे तो हम पता नहीं कर सर सकते। ये वीजा जो उनका था, ये विक्टिम्स का, वो ट्रैवल वीजा था या वर्क वीजा था? मोस्टली टूरिस्ट वीजा होता है और उसको बाद में वहाँ पे उनका लोकल नेक्सस के थ्रू वर्क वीजा में कन्वर्ट कर देते हैं। Sir, this Kazakh national, in his disclosure, has he mentioned he was working on whose behest, which nationality? We never get to know who is running these kind of. अभी तक हमको ये समझ में आया है कि कुछ चाइनीज नेशनल है जो कि थाईलैंड, कंबोडिया में एक्टिव है। उस रीजन में ये इनका एक ऑर्गेनाइज मशीनरी है जिसमें ये इनका हायरार्की है, उसके थ्रू रिपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और ये पूरा गैंग चलाते हैं जो कि इसी काम में इन्वॉल्व है, उसका ही पार्ट है। सर एक साल हुआ में इससे पहले एक यूएस से बंदा आया था, वो भी फंसाया गया रिपोर्ट किया ना। तो उसका भी जो एजेंट था वो भी रजिस्टर था। उसी को शायद आप नहीं उससे ही जॉइंट इंडस्ट्री हम बोल रहे थे ना, आपको कौन बोला था? आप ये लोकल एक बंदा बोल रहे थे ना, हाँ। लोकल बंदा वो यूएसए से रिटर्न आया था। यूएसए से नहीं आया था, वो थाईलैंड से ही आया अच्छा, था। थाईलैंड 2 लोग आए थे। और दूसरा केस है। वो केस सर अब- लेकिन ये अभी रिसेंटली यूएस में रजिस्टर किया था सर। डीजी से बात कर रहे हैं, डीजी से वो वास्को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया था। ऑफहैंड हमें डिटेल याद अभी नहीं है उस केस का। आपको एसपी साउथ को मैं बोलूंगा आपको। आपसे बात उसके केस भी आ रहा है पेंडिंग, पुलिस स्टेशन अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। बंदे आए थे उधर, बट सम सेटलमेंट इज गोइंग ऑन। एक बार चेक करेंगे। उसको वास्तव में डेवलपमेंट आपको बताऊंगा। US citizens साउथ का- या साउथ जनता भी होगा But they were cheated by the agency. सर और एक अलग प्रश्न है ये सर आप टेनेंट वेरिफिकेशन करते हैं ना सर, उस टेनेंट वेरिफिकेशन से सो फार यू हैव सक्सीडेड एनी केस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनी सो फार एनी केस हैज बीन डिटेक्टेड और टेनेंट वेरिफिकेशन एक डिफरेंस के तौर पे मेनली यूज होता है। और साथ में क्या है कि अगर आपके पास सारा डिटेल और डेटा इकट्ठा है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलने की संभावना होती है। और अगर कोई गलत नियत से आया है, अगर पुलिस के ऊपर ने उसका रिकॉर्ड ले लिया तो ऐसे ही उसमें एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। तो जैसा पिछले साल भी हम लोगों ने करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया। इस साल भी अभी नॉर्थ और साउथ में मिला के हजारों टेनेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और इट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। और आगे आने वाले दिनों में जैसा कल माननीय सीएम साहब भी कह रहे थे कि ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन सिस्टम और प्रोसीजर है उसको और बहुत काफी स्मूथ हम बनाने जा रहे हैं। एक नया हमारे पास सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसके माध्यम से, और उसको हम कंटैक्टलेस, यानी आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। वो करने की हम लोग पहल कर रहे हैं। तो इसमें और भी आसानी हो जाएगी लैंडलॉर्ड्स के लिए और बाकी लोग जो सही नियत से आए हैं, लेकिन जो गलत नियत से आया है उनके लिए डिफरेंस है। सो दिस इज प्रिवेंटिव मेजर। जी ये बेसिकली प्रिवेंटिव। सर ये ऑनलाइन कब तक शुरू हो जाएगा? अप्रैल के महीने